नैनो भीलवाड़ा को जोड़ता है। और इस हाईवे पर जैसे ही नरेश मीणा की समरावता गांव से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही गांव गांव धानी धानी जो उसके समर्थक है उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, हाईवे पर आगजनी की, पुलिस के वाहन में तोड़फोड़ की और लगातार पत्थरबाजी की है। उसका जवाब राजस्थान पुलिस के जवानों ने दिया है। उन्होंने टीयर गैस छोड़ी, पुलिस जवानों ने उनको लाठीबाजी। और सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि कचरावता गांव के एक सरकारी स्कूल में महिलाओं से 15 कर्मचारियों का स्टाफ को उन्होंने बंधक बना रखा था। स्कूल के ताला ठोक कर उनको बंधक बना रखा था। स्कूल की जो दीवारें थी उनको बांध कर उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। महिला कर्मचारी लगातार, हम वो वीडियो दिखा सकते हैं दर्शकों को, जो महिला कर्मचारी है बता रही है कि किस तरीके से नरेश मीणा के समर्थकों ने उनके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की और हाईवे को जाम कर पत्थरबाजी की। तमाम ये वीडियो फुटेज हमारे पास मौजूद है। और लगातार जो टोंक पुलिस है, विकास अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि NH 148D को इन प्रदर्शनकारियों से कैसे मुक्त करवाया जाए, क्योंकि हाईवे से सटे हुए तमाम गांव हैं। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है फिर उपद्रवी हाईवे पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर तोड़फोड़ और वाहनों में आगजनी की कोशिश करते हैं, साथ ही पथराव की कोशिश करते हैं, हाईवे जाम करने की लगातार कोशिश करते हैं। ये हाईवे 2 बड़े जिलों को जोड़ता है, साथ ही बूंदी कोटा को भी हाईवे जोड़ता है। वहां जाने के लिए भी यहीं से एक बड़ा रास्ता निकलता है। और लगातार जो वाहन चालक यात्री हैं, जो परिजन है, वो लगातार यहाँ से गुजरते हैं। कई मरीज और उनके परिजन यहाँ से गुजरे, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी, इसी बीच आप बता रहे हैं कि कुछ महिलाओं को कब्जे में ले लिया, उन्हें घेराबंदी करके रख लिया स्कूल के अंदर। इस सब के पीछे की क्या वजह है? नरेश मीणा वोटिंग पर जबरन किसी से मतदान करवाना, वोटिंग सेंटर पर SDM को थप्पड़ मारना, फिर आगजनी होना, इन सब घटनाक्रमों का स्कूल के उन कर्मचारियों से क्या लेना देना है? ये क्या मामला क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, दरअसल कोशिश पूरी है कि नरेश मीणा के समर्थक पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ऐन प्रकार कैसे भी करके पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार पर दबाव बनाया जाए। नरेश मीणा को तो दबाव बनाने के लिए क्या लोगों को कब्जे में रख लेंगे? दबाव बनाने के लिए क्या लोगों को किडनैप कर लेंगे? दबाव बनाने के लिए क्या सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर देंगे? या दबाव बनाने के लिए ये पुलिस कर्मियों पर हमला करेंगे? इस तरह का दबाव कैसे चलेगा? दबाव के लिए भारत में शांतिपूर्ण अनशन भी होता है, शांतिपूर्ण हड़ताल भी होती है, धरना प्रदर्शन भी होता है। यह क्या तरीका होता है? तरीका ये नहीं है, ये कानून हाथ में लेने का तरीका है। हालांकि इस सब के बीच में नरेश मीणा की ओर से SP और कलेक्टर को इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार माना गया। ये कहां से बीच में अचानक से आया? इन प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर नरेश मीणा को संदेह क्यों है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर कोई संदेह नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को हम कल सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं। लगातार जब सुबह उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, पहला वोट हुआ, उसके बाद से मतदान बहिष्कार किया गया, लगातार दबाव बनाया गया, अनर्गल बयानबाजी की गई, धरना दिया गया, लोगों को उकसाने की कोशिश की गई, फेसबुक पर लाइव आकर तमाम समर्थकों को हथियार लाने तक की का आमंत्रण दिया गया। उसके बाद में देर रात पुलिस पर पथराव किया गया, आगजनी हुई, 30 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। 15 से ज्यादा बड़े वाहन जो है 4 व्हीलर्स हैं, उन महंगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद आज भी जब सुबह फिर नरेश मीणा धरना स्थल पर पहुंचा और फिर उसने राजस्थान पुलिस के जवानों को चुनौती दी, उसके बाद में फिर से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया वहां पर जाकर पहुंचकर। और उसके बाद में जब जैसे उसको गिरफ्तार करके पुलिस निकली, उसके बाद में फिर से वहां पर पथराव और रास्ता जाम किया गया। पुरुषोत्तम, ये भी बताइए कि अब तक कितने गांव के लोग, क्योंकि देखिए पुलिस कर्मियों को चोटिल होते हुए तो हमने कल रात को देखा, पत्रकारों को घायल होते हुए तो हमने कल रात को देखा, मगर कितने गांव के लोग, सामान्य लोग, स्थानीय लोग घायल हुए हैं? कितने लोगों को चोट आई है? देखिए, फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं जो घायल हुए हैं उनकी पहचान नहीं हुई है, क्योंकि उस घायल छुटपुट घायल से वो लोग अपने स्तर पर अस्पताल गए और प्राथमिक उपचार करवा कर आ गए। लेकिन उन घायलों की संख्या करीब 1 दर्जन से ज्यादा है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। वो महिलाएं भी चोटिल हुई है, हालांकि उनका प्राथमिक उपचार करवा दिया गया है। जिसके बाद में अभी के हालात है वो पूरा NH 148D है, उस पर जाम है। लगातार पुलिस की दौड़ हो रही है, लगातार पुलिस आगे से पीछे और पीछे से आगे की ओर दौड़ रही है और जो उपद्रवी हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पथराव और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ रही है। एक बार फिर से पुलिस समरावता की ओर बढ़ी है। कचरावता गांव के अंदर अभी पुलिस पर पथराव किया गया, उसके बाद में पुलिस समरावता की तरफ फिर से दौड़ रही है। पुलिस का पूरा जाब्ता समरावता की तरफ यू टर्न लेकर जा रहा है। जी।
इसी के साथ बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बहुत से समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया है। कितने समर्थक अब तक हिरासत में लिए गए और कितनों की गिरफ्तारी हुई? देखिए, बिल्कुल फिलहाल नरेश मीणा गिरफ्तार हुआ और उसके साथ ही अभी ताजा जो 2 उपद्रवी थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनको भी वज्र वाहन के अंदर बिठा लिया गया है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। इसी के साथ करीबन 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। नगर फोर्ट थाने पर उनको बिठाया गया है। इस तरह की जानकारी पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी की थी कि कई लोग हैं जो उपद्रवी थे, उनकी पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग उपद्रवियों की पहचान कर रहे हैं और एक भी उपद्रवी को बख्शेंगे नहीं। इस तरह की पूरी जानकारी उनको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताइए कि वहां पर जो अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती हुई है, क्या उस तैनाती की वजह से हालात बेहतर हुए हैं? क्या अब धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आ रहे हैं? किन किन इलाकों में, समरावता गांव के किन किन एरियाज में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है? क्या लोग पलायन कर रहे हैं वहां से? देखिए, नहीं, बिल्कुल अभी तो जो समरावता, कचरावता, हमीरपुर और उसके बाद में कासप्रिया और गोसरिया तक के जो गांव हैं, जो हाईवे से सटे हुए आधा दर्जन गांव हैं, उन गांवों में पूरी तरह से तनाव है। गांव के लोग बार बार हाईवे की ओर बढ़ रहे हैं, जिनमें उपद्रवी शामिल है। वो उपद्रवी लोग उनको, गांव वालों को उकसा रहे हैं। शायद ऐसा माना जा रहा है कि वो उनको प्रेरित करके हाईवे की तरफ ला रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं की जा रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी तमाम हाईवे पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि बहुत से गांव वालों को टांके आए हैं। कई ऐसे गांव के लोग हैं जिन्हें फ्रैक्चर भी हुआ है। क्या उन लोगों को सही से इलाज मिल पाया? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते रखते हो सकता है कि मेडिकल व्यवस्थाओं पर ध्यान न गया हो। लोगों को इलाज सही समय पर मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? हाँ पुरुषोत्तम, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषोत्तम, मेरा ये पूछना है कि मेडिकल व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद है? लोगों को इलाज मिल पा रहा है, सही से नहीं मिल पा रहा है? डॉक्टर्स वहां पर हैं या नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों को टांके आए हैं, बहुत से लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। बिल्कुल, मेडिकल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, जो उनियारा उपखंड मुख्यालय पे जो चिकित्सालय वहाँ पर अलर्ट किया गया। कल से ही वहाँ पर अलर्ट, तमाम चिकित्सा अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करके उन्हें मुस्तैद किया गया। नर्सिंग स्टाफ को वहाँ मुस्तैद किया गया। तमाम दवाइयाँ और अन्य जो उनकी जो व्यवस्था है वो मुकम्मल की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए पुरुषोत्तम। तो अभी की ये जो अपडेट्स थी वो हमने आपसे साझा की। अभी तक के जो हालात थे वहां पर मेडिकल व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये तमाम जानकारी पुरुषोत्तम और